नमस्कार। कोविड-19 पर केंद्रित इस विशेष कार्यक्रम के साथ मैं नूतन। क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत इस कार्यक्रम में आज हम आपको बताएंगे कि पर्वतीय अंचल में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है। लेकिन उससे पहले ये संदेश। ना डॉक्टर की सलाह के किसी को भी कोई दवा नहीं खानी चाहिए। ये बहुत ही डेलिकेट मामला है। भला होने की जगह नुकसान भी हो सकता है। इसलिए कोई भी दवा बिना अपनी डॉक्टर की सलाह के किसी को भी नहीं खानी चाहिए। और अब सुनिए बागेश्वर जिले में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए वहां किए जा रहे उपायों के बारे में जिलाधिकारी रंजना राजगुरु से बात की हमारे संवाददाता राघवेश पांडे ने। कोरोना को लेकर के हम कई दिशाओं में फोकस कर रहे हैं। पहले तो जो शुरुआती दौर था उसमें हमने प्रचार प्रसार पे काफी फोकस किया हुआ है। एक तो मेडिकल फैसिलिटीज पे फोकस किया हुआ है और तीसरे जो हमारे डिफरेंट टाइप के कंट्रोल रूम्स है उस पे फोकस है। तो इस तरह से हम लोगों ने बहुत सारे नोडल ऑफिसर्स तैनात किए हैं और बहुत सारे कंट्रोल रूम स्थापित किए हैं। तो अभी हमारी पूरी जो पब्लिक को जागरूक करने के लिए कि उनको सोशल डिस्टेंसिंग करना है और कैसे साफ सफाई का ध्यान रखना है, तो वो सारा जागरूकता अभियान हम लोग चला रहे हैं। जो हमारे चारों जो सब डिवीजन है वो सब जगह पे हमने गाड़ियां लगाई हुई हैं और जिसमें ट्रेन्ड स्टाफ है और पूरा लोगों को कोरोना संक्रमण से कैसे उनको बचाव करना है उसकी पूरी जानकारी वो गांव-गांव में दे रहे हैं और जिसको लोगों ने काफी सकारात्मक भी लिया है। और इसी क्रम में मेरे द्वारा जो लोकल यहाँ की कुमाऊनी भाषा है उसमें भी अपनी अपील जारी की गई है, जिसमें भी महिलाओं ने और खासतौर से जो हमारी ग्रामीण महिलाएं हैं वो काफी उसको बहुत ध्यान से सुन रही हैं। हमें काफी फीडबैक भी मिला है। और जो हमारी रेड क्रॉस सोसाइटी है या हमारे जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लोग हैं तो उसमें कई सारा पोस्टर हम लोगों ने डेवलप किया है। तो वो पोस्टर्स के माध्यम से जाके लोगों को सबसे पहले जागरूक कर रहे हैं कैसे सोशल डिस्टेंसिंग करना है। और जो लॉकडाउन के दौरान जो मार्केट जो हमारा 7 से 1 बजे तक अभी खुलने का जो हमारा रूल है तो उसमें सोशल डिस्टेंसिंग कैसे करनी है उसके बारे में भी लोगों को बताया जा रहा है। और हम लोगों ने एक सर्कल भी दुकानों के आगे किए हैं जिससे 1-1 मीटर की दूरी पर वो लोग खड़े हों और सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन हो। और सभी जितनी भी हमारी जो नगर पंचायतें नगर पालिकाएं हैं उनमें सैनिटाइजेशन का काम और समय समय पर जागरूकता अभियान और पूरा स्वच्छता साफ सफाई का वो किया गया है। और पूरी हमारी एक ट्रेनिंग टीम है जिसमें डॉक्टर्स भी हैं। तो वो पूरे जो आशा एएनएम है आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हमारी हैं और जो हमारे ड्राइवर्स हैं और जो क्वारंटीन सेंटर हमने बना रखा है उनके जो पूरा स्टाफ है और एआरटीओ से हमने कुछ गाड़ी ली है तो उसके ड्राइवर्स हैं और तरह तरह के जो थाना के स्टाफ है या एसडीएम ऑफिस के स्टाफ है जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उन सबकी हम लगातार ट्रेनिंग कर रहे हैं। ताकि थानों में भी ट्रेनिंग हुई है ताकि जो हमारे लोग फ्रंट पे जाके डील कर रहे हैं वो भी अपने आप को बचाते हुए इसमें लोगों की सुरक्षा के लिए काम करे। तो ये पूरी हमारी ट्रेनिंग विंग इसमें लगी हुई है और लगातार सभी को वीडियोस के माध्यम से क्लिप के माध्यम से और कुछ को सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से हम लोग को पूरा ट्रेनिंग भी दे रहे हैं ताकि उनको आगे डीलिंग में समस्या ना हो। और हमारी जो मेडिकल वाइज अगर हम देखें तैयारी तो जिला अस्पताल में हमने जो हमारा कोविड-19 हॉस्पिटल है तो उसमें भी हमने आइसोलेशन बेड वगैरह बनाए हुए हैं और उसमें हमारी पूरी सुविधाएं हैं। और उन डॉक्टर्स की भी ट्रेनिंग उधम सिंह नगर में हुई थी तो वो भी सभी लोग ट्रेंड हैं। और अभी तक हमारे यहाँ जो 3 सस्पेक्टेड केसेज आए थे जिनको एडमिट किया गया था तो तीनों की सैंपलिंग हुई थी तो सभी की रिपोर्ट जो है नेगेटिव है। फिर जो उपलब्धता है जो मेडिसिन की वो डेली मैं स्वयं मॉनिटर करती हूँ तो अभी ऐसा हमारे पास कोई ऐसा इशू नहीं है। सारी चीजों की उपलब्धता है और बराबर हम लोग एक हमारी लॉजिस्टिक टीम पूरा लगी हुई है जो पूरे जिले में ये देखती है कि क्या चीज की हमारे पास कमी है, क्या चीज का हमें ऑर्डर करना है। और जो बाहर से जो लॉकडाउन के पहले भी बहुत सारे लोग डिस्ट्रिक्ट में आए थे तो सबको होम क्वारंटीन में रखा गया है। तो ऐसे मुझे लगता है कि जो हमारे यहाँ जो विदेश से आए हुए लोग हैं जो फॉरेनर्स हैं तो ऐसे लोगों की संख्या भी काफी है। मतलब अब इस समय तो वर्तमान में 24 है और जो विभिन्न कंट्री से जो आए हुए जनपद के लोग हैं
उन सभी पे हम लोग पूरी कंट्रोल रूम हमारा स्टैब्लिश है और सभी लोग डेली उनसे बातचीत करते हैं वीडियो कॉल के माध्यम से और उनको होम क्वारंटीन में रहने की सलाह दी गई है और पूरे कंट्रोल रूम के नंबर जारी किए गए हैं ताकि उनको सर्दी जुकाम या इस तरह की शिकायत है तो वो लोग तत्काल उस नंबर पे हमें तुरंत कांटेक्ट करें। और फिर हमारी ये BRT और CRT यानी ब्लॉक रिस्पांस टीम और सिटी रिस्पांस टीम भी हमने बनाई है 6। तो जैसे कोई कहता है हमें सर्दी जुकाम बुखार है तो वो टीम तत्काल रूप से विजिट करती है गांव का और संबंधित व्यक्ति को दूर से ही जो मानक है जो SOP है उसके अनुसार से उनको बताती है। पूरा मेडिकल टीम के साथ हो जाती है जो RRT हमारी बनी हुई है। RRT मीन्स उसमें हमने डॉक्टर का टीम बनाया हुआ है जो कि इंफ्रारेड थर्मामीटर के माध्यम से जाके उनकी स्क्रीनिंग करते हैं और अगर उनको ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति सस्पेक्टेड है तो फिर हम उसको आइसोलेशन में यहाँ पे रखते हैं। अदरवाइज सबकी होम क्वारंटीन में हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं। राशन इत्यादि की व्यवस्था जैसे इसेंशियल आइटम्स होते हैं या फिर इमरजेंसी आइटम्स होते हैं जैसे उसमें दवाएं हो गई या फिर एसेंशियल आइटम में फूड आइटम्स हो गए, पेट्रोल हो गया, इस तरह की जो चीजें हैं तो उसकी भी आपूर्ति जिले में पूरी निरंतर बनी हुई है। अभी कहीं से कोई समस्या नहीं है। डेली उसकी भी DSO के माध्यम से और SDMs के माध्यम से मॉनिटरिंग होती है तो अभी ऐसा कोई इश्यू नहीं है। और एक गवर्नमेंट का ऑर्डर था कि हम लोग जो यहाँ पे श्रमिक हैं जो संगठित क्षेत्र के हैं और उनके पास राशन कार्ड नहीं है तो ऐसे श्रमिकों को हम लोग राशन की किट भी बांट रहे हैं। और जो यहाँ के ही लोग हैं उनके पास राशन कार्ड तो है लेकिन जैसे कोई ठेली वाले थे या कोई इस तरह की हॉकर्स थे जिनको भी रोजी रोटी का जुगाड़ नहीं हो पा रहा है तो उसमें अनटाइड फंड के माध्यम से भी मैं उनको प्रोवाइड करा रही हूँ राशन किट वगैरह ताकि हमारा मेन उद्देश्य ये है कि जनपद में हमारे कोई भी भूखा ना रहे। सीमाओं की जहाँ तक हम बात करें हमारे अल्मोड़ा और जो पिथौरागढ़ है, चमोली है, इन सब जनपदों से हमारा जो जनपद लगता हुआ है तो हमने सभी जगह चेक पोस्ट बनाए हैं, बैरियर्स बनाए हैं। तो मेरा सभी से अनुरोध रहेगा जो भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है या माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा या जो उनसे जिला प्रशासन जो भी अनुरोध कर रहा है उसका वो अनुपालन करे। और मैं सभी को सुनिश्चित भी करना चाहती हूँ कि हमारे लिए जो भी सेवा होगी या हमको जो भी कोई हेल्प मांगेगा तो हम लोग उसको जरूर जो कि हमारा SOP है उसके तहत हम लोग उसकी मदद जरूर करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल सभी लोग सुरक्षित रहें, घर में रहें, ये मेरा संदेश होगा। कोरोना के बढ़ते प्रकोप और उससे भी अधिक लोगों के बीच कोरोना को लेकर बढ़ती भ्रांतियों को दूर करने के लिए हमने बात की वरिष्ठ चिकित्सक डॉ पंकज झलडियाल से जो बता रहे हैं कि कोरोना आखिर है क्या और किन सावधानियों के साथ हम इससे सुरक्षित रह सकते हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब। सबसे पहला सवाल आपसे ये कि कोरोना को लेकर बहुत पैनिक हो रहा है, लोग बहुत घबरा रहे हैं, तो कितनी गंभीर समस्या है ये गंभीर समस्या नहीं माननी चाहिए। हाँ, इसका संक्रमण का जो रेट है वो बहुत ज्यादा है मगर हम अगर इसके लिए सारे प्रिकॉशंस लें जो बार बार बताए जा रहे हैं जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग तो क्योंकि ये टच के द्वारा फैलता है, फोमाइट के द्वारा फैलता है तो जितना हम एक दूसरे का टच अवॉइड करेंगे और डिस्टेंस रखेंगे कम से कम 1.5 मीटर का तो वील बी सेफ। सेकेंड है कुछ भी टच करने से पहले और बाद में हाथ धोएं और मुंह या नाक के पास हाथ बार बार ना ले जाएं क्योंकि एरोसोल से ट्रांसमिट होता है। तो कीटाणु अगर आपके नाक या सांस जहाँ से आप सांस लेते हैं नाक या मुंह के पास हैंड टचिंग शुड बी अवॉइडेड, बार बार हाथ में लेके जाए। तो इसलिए घबराने की बात नहीं, प्रिकॉशन से हम इससे जीत सकते हैं, इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं। जो 60 साल से ऊपर के हमारे बुजुर्ग हैं उनको स्पेशल ध्यान रखना चाहिए, उनको उसका बचाव बहुत जरूरी है। और दूसरा जिन व्यक्तियों को हृदय संबंधी रोग है वो लोग या फिर जिनको पुरानी सांस की बीमारी है उन लोगों को स्पेशल अपना ध्यान रखना चाहिए। उनको बिल्कुल संपर्क में नहीं, कम से कम 3 मीटर की दूरी बना के रखें, बार बार हैंड वॉश करें। और जिनको डायबिटीज है वो भी अपना ख्याल रखें, शुगर है, पुरानी सांस की बीमारी है, इनको अपना बेसिकली ज्यादा रख रखाव और बचाव करना चाहिए। डॉक्टर साहब एक बात ये भी सामने आ रही है कि लोग यदि किसी को भी छींक आ जाती है या कोई खांसने लगता है तो वो अपने आप को तुरंत ऐसा पेशेंट समझने लगते हैं कि हम तो कोरोना से ग्रस्त हो चुके हैं। तो ऐसे में क्या कुछ एहतियात बरतनी चाहिए, क्या कुछ सावधानियां और कहाँ उनको कंसर्न करना चाहिए? तो आजकल मतलब सिर्फ कोरोना से ये लक्षण नहीं आते हैं, बहुत सारी जैसे एलर्जिक की बीमारी है, एलर्जिक राइनाइटिस है और किस्म के फ्लू हैं, उनसे भी सेम लक्षण आते हैं जैसे छींके आना, खांसी आना, बुखार आना, कोई लंग का इन्फेक्शन भी हो सकता है। लेकिन अगर उन्हें लगता है कि कोरोना के ऐसे कोई लक्षण, उन्हें लगता है कि कोरोना के लक्षण है या ऐसे लक्षण आ रहे हैं या उन्होंने कहीं विदेश या बाहर से ट्रैवल किया है, किसी ऐसे व्यक्ति के संबंध में आए हैं या ऐसे कोई ग्रुप में थे जहाँ पे लोगों को ऐसे लक्षण थे, तो उनके लिए बहुत सारे सेंटर्स उपलब्ध हैं जहाँ वो जा
जाके अपनी जांच करा सकते हैं। और अगर वहाँ डॉक्टरों को लगेगा कि इसके लक्षण कोरोना से मिलते जुलते हैं तो सैंपलिंग की सुविधा भी है, तो इसके सैंपल भी भेजे जा सकते हैं। जी, आपने लक्षणों की बात करी, एक बार हम ये भी जानना चाहेंगे कि इसके लक्षण हैं क्या? इसमें लक्षण नॉर्मल जैसे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के होते हैं, उसमें गले में खराश, खांसी, बुखार, बदन में दर्द, ये सारे लक्षण इसके होते हैं। परिवार के सदस्यों को या जो लोग आसपास हमारे रह रहे हैं, उन्हें किस तरह की भूमिका निभानी चाहिए या क्या उनकी अहम भूमिका हो सकती है? तो बेसिकली उनकी भूमिका ये होनी चाहिए कि सपोर्टिव होना चाहिए। जब हम सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं इसका मतलब फिजिकल डिस्टेंसिंग, इसका मतलब ये नहीं कि हम सोशल सपोर्ट ना करें। और इसमें सबसे बड़ी सावधानी की मिलना जुलना लोगों से कम करें, घरों में रहें, ज्यादा लोगों के संपर्क में ना आए, क्योंकि जितना संपर्क में आएंगे उतना ये रोग फैलता है। हाथ धोने का जिक्र आपने किया, अमूमन कितनी बार हाथ धोने चाहिए? क्योंकि लोग बात बात पर हाथ धो रहे हैं, कोई लोग कह रहे हैं कि अभी तो धोए थे थोड़ी देर पहले, तो वो कितनी बार लगभग हाथ धोने चाहिए लोगों को? हाथ धोने के कोई ऐसी डिफाइंड नंबर्स नहीं कि आप 3 बार धोएं या 4 बार धोएं, मगर जैसे आप घर से अंदर आ रहे हैं और आपने गेट खोला है, आपने कहीं और टच किया है, गाड़ी टच करी है, कोई सामुदायिक उसमें वाहन में गए हैं, तो बिफोर यू एंटर होम यू शुड वॉश वंस। तो किसी भी जो बाहर की चीज है उसको छुएं, उसके बाद जरूर हाथ धो लें, मगर उसमें कोई डिफाइनेशन नहीं है। एक और एहतियात, लोग मास्क लगाने के लिए बार बार कहते हैं कि हमने मास्क लगा रखा है तो हम बचे हुए हैं। एक तो मास्क लगाने की क्या कुछ सावधानियां हो सकती हैं और कितना जरूरी है मास्क लगाना, कितनी अहम भूमिका है मास्क? मास्क जरूरी नहीं है, डिस्टेंसिंग जरूरी है, क्योंकि ये जो बीमारी है एरोसोल से जनरेट होती है। जैसे किसी ने छींका या खांसी करी तो उसमें जो वायरस निकलते हैं उससे बचने के लिए मास्क एक अच्छी चीज है, लेकिन अगर हम सेफ डिस्टेंस पर रहें तो भी वो एरोसोल हम इनहेल नहीं करेंगे। अगर मास्क लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, लेकिन उसमें सावधानी बरतनी जरूरी है। कई बार मास्क जो है ज्यादा नुकसानदायक भी हो सकता है। अगर आप मास्क लगा के बार बार हाथ उसके ऊपर लेके जा रहे हैं तो आपके, क्योंकि जो सारा कॉन्सेंट्रेशन है किसी भी वायरस का, जब आपसे सांस ले रहे हैं तो मास्क के बाहर पूरा इकट्ठा हो जाता है। तो जितनी बार आप मास्क को हाथ लगाएंगे उतनी बार आपका हाथ उसमें संक्रमित होता रहेगा। फिर हाथ आप किसी और चीज को छुएंगे या किसी और चीज पे लगेगा तो वहां से वो स्प्रेड हो सकता है। तो अगर मास्क पहने तो उसका तरीका है कि मास्क को बार बार नहीं छूना है, और फिर जब मास्क उतारना है तो उसे कम से कम एक जिप लॉक बैग में रखना चाहिए ताकि वो किसी और चीज को टच न करे, क्योंकि उसका सरफेस ऑलरेडी कंटामिनेटेड हो चुका है। क्वारंटाइन शब्द भी बार बार आ रहा है, क्या है क्वारंटाइन? क्योंकि लोगों को लग रहा है कि क्वारंटाइन करने का मतलब हमें जेल में बंद कर देंगे, हम बहुत दिनों तक मिल नहीं पाएंगे किसी से। क्वारंटाइन है क्या? हाँ, नहीं, क्वारंटाइन को जेल ना माने, ये हम लोगों की सुरक्षा के लिए है और जो स्प्रेड नाउ कम्युनिटी में उसी के लिए है। तो क्वारंटाइन का सिर्फ मतलब ये है कि वो व्यक्ति को थोड़ा आइसोलेट किया जाता है ताकि वो किसी और के संपर्क में ना आए, टच से, खांसी से, जुकाम से वो एरोसोल किसी और को ना फैले। तो इसमें ये नहीं कि किसी को जेल में बंद कर देंगे और वो किसी से बात नहीं कर सकता है। वो नॉर्मली अपना फोन पे बात कर सकते हैं, नेट पे अपना काम कर सकते हैं, टीवी देख सकते हैं, लेकिन एक किस्म की रोकथाम है। तो क्वारंटाइन भी डिफाइंड पीरियड के लिए होता है। जैसे अभी हम 14 दिन के लिए क्वारंटाइन कर, तो जो भी सरकार ने व्यवस्था की है क्वारंटाइन के जो सेंटर्स बनाए हैं उसमें नॉर्मली सारी बेसिक नीड्स का ध्यान दिया जाता है। ये नहीं कि व्यक्ति को जेल में बंद कर दिया और उसका पूरा संपर्क खत्म हो जाता है, ऐसा ना समझे। एक अंतिम सवाल आपसे ये कि जो कोरोना वॉरियर्स हैं या कुछ ऐसी एसेंशियल सर्विसेज देने वाले लोग, वो जब घर जाते हैं और अपने परिवार के सदस्यों के बीच पहुंचते हैं तो उन्हें क्या कुछ करना चाहिए, क्या कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए, या किस प्रोसेस को करने के बाद घर वालों के बीच एक नॉर्मल रूटीन की लाइफ जी सकते हैं? बिल्कुल, अब ये बड़ा अच्छा सवाल है कि जैसे जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जो अस्पताल में काम करते हैं या कोरोना संक्रमित या जो सस्पेक्टेड कोरोना पेशेंट के साथ काम करते हैं, तो सबसे पहले तो जब हम हॉस्पिटल में, जैसे हम अपने हॉस्पिटल में आते हैं तो हम हॉस्पिटल की ड्रेस पहनते हैं और अपने घर की ड्रेस उतार देते हैं। उसके बाद जब आप घर वापस पहुंचे तो कम से कम ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि वही कपड़े पहन के आप घर के अंदर ना जाएं, घर के बाहर ही इनको उतारें, स्नान करें, अपने घर के कपड़े पहन के अंदर जाएं। इन कपड़ों को गर्म पानी में डुबा दें। तो इस वजह से क्या होगा, जो संक्रमित अगर कोई एरोसोल हमारे कपड़ों में है या शरीर में तो घर के अंदर नहीं जाएगा। तो ये सावधानी तो हमें जरूर किसी भी हेल्थ केयर वर्कर को लेनी चाहिए अगर उससे संक्रमण से बचना है। तो सर, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यू आर वेलकम, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। तो श्रोताओं, आज के अंक में बस इतना ही। अंत में एक बार फिर हम आपको बता दें कि कोरोना से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं फोन नंबर 104 पर या फिर हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1200 पर भी जानकारी हासिल की जा सकती है। इसके अतिरिक्त राज्य नियंत्रण कक्ष के नंबर 0135-260-9500 पर भी संपर्क कर जानकारी हासिल की जा सकती है। तो इसी के साथ ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। नमस्कार।